अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया। क्या ये घटना अमेरिका और रशिया के बीच एक ऑल आउट वॉर को जन्म दे सकती है? इस घटना का इंपैक्ट क्या हो सकता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब से ही 3 जनवरी 2026 से अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया है, उसके बाद से लगातार कई क्षेत्रों में आपको टेंशन देखने को मिली है। उसी की प्रक्रिया में एक और टेंशन अटलांटिक महासागर में देखने को मिली है। अटलांटिक महासागर में और खासतौर से उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहां आइसलैंड के पास एक रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को जब्त किया है। किसके द्वारा जब्त किया गया है? अमेरिका के द्वारा। ये अभियान यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के नेतृत्व में चलाया गया और इस अभियान को मदद प्रदान की यूएस की यूरोपियन कमांड के द्वारा। न केवल उसके द्वारा मदद प्रदान की गई है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल एयर फोर्स है उसके द्वारा भी सर्विलेंस के रूप में मदद प्रदान की गई। ये एक शैडो फ्लीट मानी जा रही है जो पकड़ी गई है। शैडो फ्लीट किस प्रकार की फ्लीट होती है? ये ऐसी फ्लीट होती है जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए या अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए तेल का परिवहन करती है। ये एक ऐसी शैडो फ्लीट मानी जा रही है जो ईरान, वेनेजुएला और रूस के बीच तेल का परिवहन करती थी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए। शैडो फ्लीट क्या करती है कि समय समय पर अपने नाम में परिवर्तन करती है, अपने फ्लैग में परिवर्तन करती है और साथ ही वो अपने ट्रांसपोंडर्स बंद करके ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए एक डार्क मोड में चलती है। डार्क मोड में चलती है। इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ये शैडो फ्लीट ईरान के तेल को लेकर के भूमध्य सागर से होती हुई वेनेजुएला की तरफ जा रही थी। यहां पर इसने अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद किया, यानी इसके बाद ये कहां पर गई? वेनेजुएला गई या वेनेजुएला से तेल लेकर के फिर ये अटलांटिक महासागर में इस प्रकार से प्रवेश कर रही थी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हुई, क्योंकि यहां पर इसकी जानकारी एक तरह से ट्रांसपोंडर्स बंद होने से इसको ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। इसको दिसंबर से ही यूएस कोस्ट गार्ड ट्रैक कर रहा था, लेकिन बीच में ट्रैकिंग उसकी बंद हो गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसने अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए होंगे और संभावित रूप से वेनेजुएला से तेल लेकर के ये अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ी होगी। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम बेला वन था, बेला वन, और बाद में इसका नाम में परिवर्तन करके इसको मारिनेरा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मारिनेरा। तो ये यहां पर मारिनेरा नामक जहाज को जब्त किया है अमेरिका ने, और जब ये यहां पर पहुंची तो जो रॉयल एयर फोर्स है यूनाइटेड किंगडम की, उसके द्वारा सर्वेलेंस किया गया। उसकी सूचना अमेरिका को दी गई। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। रशिया ने भी इसकी सुरक्षा के लिए सबमरीन और जहाजी संसाधनों को भेजा था, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही इसको जब्त कर लिया गया। तो क्या यह घटना एक बहुत बड़े ऑल आउट वॉर को जन्म दे सकती है, या इस घटना का क्या इंपैक्ट होगा, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसमें भी अगर आप छूट चाहते हैं तो इस कोर्स को लेते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। इससे संबंधित जो बैच हैं वो हाल ही में प्रारंभ हो रहे हैं, या और आप एडमिशन ले सकते हैं इन बैचेस में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपना एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी यहां पर रहेगा। जो पढ़ाया जाएगा पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है। अब इस घटना के इंपैक्ट को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था, और वेनेजुएला पर अटैक करने के सबसे बड़े कारणों में यह माना जा रहा है कि वेनेजुएला का जो कच्चे तेल का भंडार है वो 303 अरब बैरल का है। एक बैरल में कितना होता है? लगभग 159 लीटर होता है, और ये दुनिया के कच्चे तेल के भंडार का लगभग 18% माना जाता है। लेकिन अमेरिका ने वर्ष 2017 से ही वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे, तो इसका जो निर्यात है वो लगातार घट गया था। और इसका निर्यात घटते घटते जहां 1994 में जो इसका निर्यात था वो 3% से ऊपर था पूरे वैश्विक निर्यात के, जितना ऑयल का निर्यात होता था, अब इसका निर्यात घट करके 0 से 1% पर आ गया है। तो यानी इसका जो अगर ऑयल टैंकर को ब्लॉक किया जाता है, जैसा कि अमेरिका नीति अपना रहा है,
तो उसका वैश्विक तेल परिवहन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसको ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है, इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि उसका निर्यात पहले से ही बहुत कम है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या वैश्विक तेल परिवहन में इस घटना का कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वैश्विक तेल परिवहन में ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रशिया और अमेरिका की जो नौसेना है वो खुले समुद्र में एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है, और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और रूस यूक्रेन के बाद इस तरह की स्थिति अगर आप खुले समुद्र में देखें तो पहली बार इस तरह की बड़ी स्थिति पैदा हुई है, जो कि किसी भी तरह के नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकती है। क्योंकि रशिया का ये कहना है कि उसका ये जो जहाज है, रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर है, ये वस्तुतः यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 के तहत फंक्शन कर रहा था, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो कि समुद्री नौवहन को एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और समुद्री कानून को एक आगे बढ़ाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आपको किस तरह से फंक्शनिंग रखनी है, अपनी आप किस तरह से व्यवहार रखना है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करती है, किस तरह से संसाधनों का यूज करना है। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी वस्तुतः इसी संधि से वो जन्म ली है। तो रशिया का कहना है कि इसी के तहत जहाज फंक्शन कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका उल्लंघन हुआ तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है, उसका उल्लंघन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है तो अमेरिका की जो ये गतिविधि है, ये यूनिलेटरल गतिविधि है, यानी एक तरफा की गई कार्रवाई है, और इसलिए रशिया ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती के नाम से संबोधित किया है। साथ ही अगर इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया तो चाइना पहले से ही साउथ चाइना सी के लगभग 90% एरिया पर अपने अधिकार को जताता है। कल उसने अगर यहां पर किसी फ्लीट को जब्त कर दिया तो उसका विरोध करने की वैधता कहां से आएगी? वो वैधता यहीं से तो आ सकती है। अगर इसी का उल्लंघन हो रहा है तो फिर उसको चीन का विरोध करने की वैधता कहां से क्रिएट होगी? साथ ही क्योंकि शैडो फ्लीट जो होती है ये तेल का परिवहन करती हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए, तो हो सकता है कि यूएन क्लॉज में भी आपको कुछ परिवर्तन भविष्य में देखने को मिले, ताकि जहाज अपना नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बच न सके। तो वहां पर भी आपको कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जो शैडो फ्लीट है, आप जानते हैं कि फ्लीट को कई बीमा कंपनियां बीमा के माध्यम से कवर भी प्रदान करती हैं। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बीमा कंपनियां भी ये पूरी जांच परख करके बीमा कवर प्रदान करें अलग अलग जहाजों को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और उसके माध्यम से होने वाली कार्रवाई का बीमा कंपनियों पर नकारात्मक असर न पड़े, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयों का निश्चित रूप से जो कॉर्पोरेशंस है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह के इंपैक्ट इसके हो सकते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? शैडो फ्लीट शब्द का संबंध किससे है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नाटो नौसेना, अवैध तेल परिवहन करने वाले टैंकर, यूएन शांति मिशन या व्यापारिक नौसेना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।